वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में इस क्वेश्चन को कर रहे थे, कंप्लीट हो गया होगा ये, उम्मीद करता हूं। ऐसी सिंपल था, कैलकुलेशन करनी थी, केवल वेलोसिटी उसका माध्य आयु निकालकर माध्य डिस्टेंस निकालनी है कि कितनी डिस्टेंस वो उस समय के अनुसार तय करेगा उसमें, अगर इतने समय के लिए वो जी रहा है तो। इसके बाद आपने एक चीज पढ़ी होगी कि अगर कोई भी आवेशित कण इलेक्ट्रिक फील्ड में गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला बल कितना होता है। अगर कोई भी आवेशित कण किसी फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला बल कितना होता है, F इक्वल टू क्यू ई, ये होता है। और यदि यही आवेशित कण मैग्नेटिक फील्ड में गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा, Q B क्रॉस B, इतना होगा। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं तो कोई भी आवेशित कण यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी एक साथ है, उसमें गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो कितना हो जाएगा, Q E वेक्टर प्लस Q। अगर हम वेग को V से रिप्रेजेंट ना करके हम नॉर्मली U से करते आ रहे हैं तो U से कर देते हैं U वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इस तरह से हमने कर दिया कि एक आवेशित कण है Q जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला टोटल फोर्स है वो क्या कहलाएगा, लॉरेंज बल। ये कौन सी स्थिति में होता है, अनापेक्षिकीय गतियों के लिए। किसके लिए होता है, इसको हम जो लिखते हैं। और नॉर्मली हम F को भी किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, त्रिविम में स्मॉल f से, गामा u एफ एक्स गामा u एफ बाई, तो वहां पर f को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, स्मॉल f से। इसको ध्यान रखना, स्मॉल f से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेग को u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन लिखें इसके आगे, फिर क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो, सिद्ध करो कि लॉरेंज बल सिद्ध करो कि लॉरेंज बल चतुर्विम बल का एक उदाहरण है। सिद्ध करो कि लॉरेंज बल चतुर्विम बल का एक उदाहरण है। आंसर करके लिखना, हेडिंग डाल देना, चतुर्विम बल का लॉरेंज बल का चतुर्विम रूप, लॉरेंज बल का चतुर्विम रूप, या ब्रैकेट में लिख देना लॉरेंज बल का सहप्रसरण रूप, लॉरेंज बल का सहप्रसरण रूप। जो चतुर्विम रूप होता है उसको एक और नाम देते हैं सहप्रसरण रूप, मतलब उसका ही प्रसार किया है, विस्तार किया है, उसको बोल रहे हैं हम सहप्रसरण रूप। लॉरेंज बल जो त्रिविम में होता है वो ऊपर लिख रहा है, उसी का हमें सहप्रसरण रूप ज्ञात करना है, मतलब चतुर्विम रूप हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखो पूरा फोकस इधर करो पहले, और फिर हम उसको देखेंगे कि कोई भी आवेशित कण है अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में यू वेग से गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला बल ये होगा, लिखना नहीं है अभी, लैंग्वेज लिखवाऊंगा, तो F ये होगा, ठीक है। लॉरेंज बल लगने वाला ये होगा, तो F को हम कितना लिख सकते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर, त्रिविम में ही चल रहा है अभी, चतुर्विम में नहीं चल रहा है, त्रिविम यानी अनापेक्षिकीय गतियों के लिए चल रहा है। V इज वेरी वेरी लेस देन C वाली गतियों के लिए हम देख रहे हैं, तो F को हमने लिख दिया dp। अब उल्टा करेंगे, पहले हम चतुर्विम से त्रिविम में उसको ट्रांसलेट कर रहे थे, अब हम त्रिविम से चतुर्विम में ट्रांसलेट करेंगे उसको। तो F है संवेग में परिवर्तन की दर, लिख दिया Q E वेक्टर प्लस Q, इस तरह से लिख सकते हैं हम, और U वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर dp वेक्टर अपॉन dt इस तरह से है, तो इसमें हमें डी टॉप बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें गामा u का मल्टीप्लाई कर देंगे, गामा u dp वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा u को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा u अंदर पहुंचा दिए, गामा u e वेक्टर प्लस q गामा u वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। गामा u का मल्टीप्लाई कर दिया, गामा dt अपॉन गामा u कितने के बराबर होता है, स्मॉल p चल रहा है, ध्यान रखना, इसको डी टॉ लिख दिया हमने, इक्वल टू चतुर्विम में चेंज कर रहे हैं, और चतुर्विम में समय तो चेंज हो गया, डी टॉ में ये चेंज नहीं हुआ है अभी, ये स्मॉल में ही चल रहा है। तो q गामा u e वेक्टर, q गामा u को इसके साथ लिख देंगे, तो गामा u वेक्टर कितना हो जाएगा, कैपिटल U वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, पहले भी लिखा था, ठीक है, इस तरह से लिख दिया, क्योंकि गामा u वेक्टर कितने के बराबर है, कैपिटल U वेक्टर के बराबर, ठीक है। यहां पर हम लिख देते हैं इसको dp वेक्टर अपॉन d टॉ इक्वल टू q, यहां पर
आयोटा सी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, आयोटा सी गामा यू और ई वेक्टर अपॉन आयोटा बाई सी लिख सकते हैं इस तरह से, प्लस क्यू यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस तरह से लिख दिया। तो यहां पर डीपी वेक्टर अपॉन डी टॉ इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू, ये कितना हो जाएगा ध्यान से देखना, उसी में हम मॉडिफिकेशन करते हुए जा रहे हैं। त्रिविम में जो त्रिविम में जो लॉरेंट बल है उसी को चतुर्विम में हम चेंज कर रहे हैं। आयोटा सी गामा यू, इसको हम कितना लिख सकते हैं, U4 फोर्थ कंपोनेंट ऑफ चतुर्विम वेग 4D वेलोसिटी का, ठीक है। आयोटा सी गामा यू डॉट ई वेक्टर अपॉन आयोटा सी, इस तरह से लिख सकते हैं, U4 इंटू ई वेक्टर अपॉन आयोटा सी, ये इस तरह से लिख दो ब्रैकेट में, इस तरह से लिख दिया। और प्लस में Q U वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, इसको लिख दिया हमने इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, चूंकि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर को आप किस तरह से खोलते हो, U वेक्टर क्रॉस B वेक्टर को उसी तरह से खोलेंगे, I कैप J कैप K कैप, इसके जो कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं, U1 U2 U3 या UX UY UZ लिख सकते हो, जो कितने के बराबर होते हैं, गामा यू UX गामा यू UY और गामा यू UZ, ये ध्यान रखना कैपिटल है ये। और B के जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड, उसके मान लिए हमने BX BY और BZ, इस तरह से होंगे। तो हमें समीकरण 2 से कौन सा कंपोनेंट निकालना है, समीकरण 2 से x कंपोनेंट निकालना है, x घटक निकालना है। तो वो x घटक कितना आ जाएगा बताओ, x घटक अगर हमें निकालना है तो dpx अपॉन डी टॉ, dpx अपॉन डी टॉ इक्वल टू कितना हो जाएगा, q u4 माइनस के आयोटा ई बाई सी लिख सकते हैं क्या उसको, समीकरण को इसको ना देकर थोड़ा सा और चेंजेस कर लेते हैं इसमें, q u4 माइनस आयोटा ई बाई सी, आयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से, जिससे आगे दिक्कत नहीं आएगी हमें, उसी रूप में चलता रहेगा ये। इक्वेशन नंबर इसको डाल दिया 2, ठीक है, dp वेक्टर अपॉन डी टॉ, इसको डाल दिया इक्वेशन 2। इसमें क्या किया, आयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये कर दिया है, तो ये हो जाएगा। और प्लस में q u वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का x कंपोनेंट, इस तरह से लिख सकते हैं। x के लिए अगर ऐसे हम लिखेंगे, यहाँ पर x आ जाएगा, वेक्टर है, e वेक्टर चल रहा है ये, तो e वेक्टर का भी x कंपोनेंट हो जाएगा, और u वेक्टर क्रॉस b वेक्टर एक सदिश राशि होगी, उसका भी x कंपोनेंट। अब उसका x कंपोनेंट कैसे निकालोगे, dpx अपॉन डी टॉ, ये हो जाएगा इक्वल टू q u4 माइनस के आयोटा ex अपॉन c प्लस q, अब इसके कंपोनेंट बताओ कितने हो जाएंगे, u वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का x कंपोनेंट कितने का होगा, जो i कैप का गुणांक होगा वही x कंपोनेंट का काम करेगा। u वेक्टर क्रॉस b का x कंपोनेंट कौन सा होगा, इसको यदि आप सारणिक को सॉल्व कर रहे हो तो जो i कैप का गुणांक आएगा वही काम करेगा। i कैप का गुणांक कितना आएगा, u2 bz माइनस के u3 by u3 by, ये कंपोनेंट आ जाएगा उसमें x कंपोनेंट। तो यहां से स्मॉल px कितने के बराबर था, कैपिटल P1 के बराबर था, तो कैपिटल P1 अपॉन डी टॉ, ये चतुर्विम में चेंज हो गया, यहाँ पर त्रिविम में था, त्रिविम को हमने पूरा चेंज कर दिया चतुर्विम में, dp1 अपॉन डी टॉ प्रथम कंपोनेंट में, q इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, u1 है उसका कंपोनेंट यहाँ पर कितना आ रहा है 0, u2 है उसका कंपोनेंट यहाँ पर कितना आ रहा है, एक दिक्कत हो गई है यहाँ पूरे में, जब हम q को कॉमन ले रहे हैं तो ये अंदर q क्यों चल रहा है, ठीक है, ये क्यों नहीं आएगा, बाहर कॉमन लेकर चल रहे हैं इसको, ठीक है, बाहर कॉमन है यही आएगा, q u1 0 u2 इसका कंपोनेंट हो जाएगा bz, u3 इसका गुणांक कितना हो जाएगा माइनस के b बाई, और प्लस में u4 का जो कंपोनेंट हो जाएगा माइनस के i आयोटा ex अपॉन c, ये हो जाएगा फोर्थ कंपोनेंट, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, माना
यहाँ पर एक 4x4 की मैट्रिक्स आएगी, उसके हम कंपोनेंट मान रहे हैं इनको। इसको मान लिया पहला कंपोनेंट F11 इक्वल टू 0, F12 जो दूसरा कंपोनेंट होगा उसको BZ, F13 इसको मान लिया माइनस के B बाई, और F14 पहली लाइन की जो 4 एलिमेंट्स आएंगे अभी अब आएंगे मैट्रिक्स के, उसमें ये हो गए F14 कितना हो जाएगा माइनस आयोटा EX बाई C, ये 4 कंपोनेंट हो जाएंगे। इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर कितनी चलेगी इस पर, 2 के बाद 3 इसको डाल दिया। अतः dp1 अपॉन d टॉ इक्वल टू कितना हो जाएगा q u1 f11 u2 f12 u3 f13 और u4 f14, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं q समेशन ऑफ u न्यू f1 न्यू, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, 1 तो फिक्स है पहला वाला। अब इसमें न्यू की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है 1 2 3 4 इस तरह से, तो हम इस अब समीकरण को इस तरह से लिख दिया dp न्यू अपॉन d टॉ dp1, इक्वेशन नंबर इसको डाल दिया हमने 4, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। देखो जब 1 लिखेंगे तो u1 f11 आ जाएगा, समेशन लग रहा है तो प्लस में आएगा, फिर u2 f12 ये आ जाएगा, इसी तरह से और एलिमेंट आ जाएंगे। तो इसको हमने समेशन की फॉर्म में लिख दिया, किसका यूज करते हुए, न्यू का यूज करते हुए, न्यू नोटेशन का यूज करते हुए। तो लिखें पहले इसमें लिखें इसमें हेडिंग डाल दी थी लॉरेंज बल का चतुर्भुज रूप या लॉरेंज बल का सहप्रसरण रूप, और लिखना है इसमें माना एक आवेश स्मॉल q, माना एक आवेश स्मॉल q विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्मॉल u वेक्टर वेग से गति करता है, स्मॉल u वेक्टर वेग से गति करता है, तब इस आवेश पर लगने वाला बल पूरा लिख दो इसको, लगने वाला बल ब्रैकेट में लिख देना लॉरेंज बल, और पूरा लिख दो इक्वेशन 4 तक। समीकरण 2 ही इंपॉर्टेंट है, इसी से हम चारों कंपोनेंट को निकाल, 3 कंपोनेंट निकलेंगे इससे, 4th कंपोनेंट को अलग से निकालेंगे, पूरा लिख दो। मिस्टेक मत करना, तरीके से लिखना। सेकंड जो इक्वेशन है उसी से हमने फर्स्ट कंपोनेंट निकाला है उसका dp1 अपॉन डी टॉ, इसी तरह से dp2 अपॉन डी टॉ भी निकालेंगे इक्वेशन, इसी तरह से dp3 अपॉन डी टॉ भी निकालेंगे। ठीक है,
जैसे ए वेक्टर करते हो और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हो, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा कहां पर होती है, क्योंकि वो सदिश राशि होती है। परिमाण को तो हम ऐसे निकाल सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके, लेकिन उसकी दिशा कहां पर होती है। जैसे ये ए वेक्टर रहा, ये बी वेक्टर रहा, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर से बनने वाले तल के लंबवत ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इधर होगी बाहर की ओर, हमेशा लंबवत होती है उन दोनों सदिशों पर, ये ध्यान रखना। ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तल में है, तो इसके लंबवत होती है हमेशा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा, जो दोनों पर लंबवत होंगे। ए के लंबवत भी होगी वो दिशा, और वो बी के भी लंबवत होगी। इक्वेशन नंबर 4 तक कंप्लीट करो। समीकरण 2 से आगे देखते हैं। 2 से बाई घटक अगर हम देखते हैं तो बाई घटक कितना आ जाएगा, डीपी बाई अपॉन डी टॉप इक्वल टू क्यू यू फोर माइनस के आयोटा ई बाई अपॉन सी हो जाएगा ये, ठीक है। और प्लस में यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का बाई कंपोनेंट, यानी कि जे कैप का गुणांक, तो जे कैप का गुणांक आप वैसे माइनस लिखते हो, तो एक तो वो माइनस आएगा, और इसका इसके साथ करोगे माइनस, इसका इसके साथ, और वो माइनस उल्टा कर देगा, तो आप इसका इसके साथ कर दो, u3 bx माइनस में आ जाएगा u1 bz, ठीक है। ये कंपोनेंट हो जाएगा इसका, तो यहां पर इसको क्रम से लिख देंगे। dpy को हमने लिख दिया, कितना हो जाएगा ये p2 के बराबर, dp2 अपॉन डी टॉप इक्वल टू q बाहर है, u1 कंपोनेंट इस तरह से लिख दिया माइनस के bz के बराबर, u2 इंटू है ही नहीं 0 प्लस u3 dx और u4 इस तरह से हमने लिख दिया माइनस के आयोटा ई बाई अपॉन सी, ठीक है। उसी इक्वेशंस को हम इस रूप में लिख दिया, माना इसको सेकंड लाइन मान लेते हैं उस 4x4 की मैट्रिक्स का, तो f21 इक्वल टू माइनस के bz, f22 इक्वल टू 0, f23 इक्वल टू bx और f24 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के आयोटा ई बाई सी, इतना हो जाएगा। इसको इक्वेशन बोल दिया हमने 4 के बाद 5, ठीक है। और इसलिए dp2 अपॉन डी टॉप इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, q u1 f21 प्लस u2 f22 प्लस u3 f23 प्लस u4 f24, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। और इसको यदि हम समीशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो समीशन ऑफ u न्यू f अब 2 फिक्स है यहाँ पर, तो कितना चेंज हो जाएगा, f2 न्यू, इस तरह से लिख देंगे। और न्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 2 3 4, इस तरह से हमने dp2 अपॉन डी टॉप को भी निकाल दिया, dp2 अपॉन डी टॉप। इक्वेशन नंबर इसको बोल दिया 6, ठीक है। एक तो ये इस तरह से वहां पर इसको भी ब्रैकेट में चेंज कर लिख दिया ना, ये 1 से रिलेटेड हो गया, ये 2 से रिलेटेड हो गई दोनों इक्वेशन। यहां तक कंप्लीट करो इसको।
इसी प्रकार से हम थर्ड कंपोनेंट भी निकालेंगे इसमें, इसी का यूज करते हुए। समीकरण 2 से जेड कंपोनेंट, जेड घटक निकालेंगे। तो जेड घटक कितना हो जाएगा, dpz अपॉन डी टॉ इक्वल टू क्यू, यहाँ पर आ जाएगा u4, ये तो फिक्स चल रहा है, माइनस के आयोटा ez अपॉन सी, ये हो जाएगा जैसे ई वाई लिख रहे थे, और प्लस में u क्रॉस b का जेड कंपोनेंट, तो u क्रॉस b का जेड कंपोनेंट इससे निकालेंगे सारणिक से, तो u1 b बाई कितना हो जाएगा, u1 b बाई और माइनस के u2 bx, ये हो जाएगा। एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट तीन ही निकाल पाएंगे हम, फोर्थ कंपोनेंट नहीं निकाल पाएंगे इस वाली से, क्योंकि पी वेक्टर में तीन ही कंपोनेंट समाहित हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, फोर्थ कंपोनेंट समाहित नहीं होता वेक्टर में, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं dpz अपॉन डी टॉ, ठीक है, या pz को हमने कितना लिख दिया, p3 लिख सकते हैं, p3 अपॉन डी टॉ, कैपिटल P है, ये स्मॉल p है, इक्वल टू q। अब यहां पर u1 b बाई प्लस u2 माइनस के bx प्लस u3 है ही नहीं कंपोनेंट तो 0, और प्लस में u4 कितना, माइनस में आयोटा ez अपॉन c, इस तरह से लिख दिया। यहां पर भी हम मान लेते हैं यहां पर भी हम मानकर चलते हैं, माना। अब इसको थर्ड लाइन को मानेंगे, F31 F32 F34 33 और F34, इस तरह से कंपोनेंट मानेंगे। तो F31 कितना हो जाएगा, b बाई ये वाला माइनस के bx, ये वाला 0, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, माइनस के i ई जेड बाई सी, इस तरह से चार कंपोनेंट आ जाएंगे। इसको इक्वेशन डाल दिया हमने, कौन सा, 7 इक्वेशन डाल दी इसको, और इसके बाद अतः dp3 अपॉन डी टॉ इक्वल टू कितना हो जाएगा, q, और यहां पर u1 f31 प्लस u2 f32 प्लस u3 f33 और प्लस u4 f34, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसके चारों कंपोनेंट्स को। और dp3 अपॉन डी टॉ को हम किस तरह से लिख देंगे बताओ, dp3 अपॉन डी टॉ को q समेशन ऑफ u न्यू और f3 न्यू लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, इसको समेशन की फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं, और इन सभी की वैल्यू हमें पता है, 31 32 33 और 34 की। इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 8, जहां न्यू फिर से वेरी करेगा 1 2 3 4, इक्वेशन नंबर 8 तक लिखो। अब फोर्थ कंपोनेंट dp4 अपॉन डी टॉ निकालना है, तो उसको कैसे निकालोगे, dp4 अपॉन डी टॉ, यहां तक लिखो पहले इसको, तो तीन समीकरण इससे आ गई, छठवीं, इससे पहले फोर्थ, चौथी, छठवीं और आठवीं जो समीकरण है
उसमें 3 कंपोनेंट हैं P1, P2 और P3। P4 वाली निकालनी है dp4/d2। तो उसके लिए हम जो बल है उसका फोर्थ कंपोनेंट कितना चल रहा था हमारे पास, फोर्थ कंपोनेंट F4 इक्वल टू कितना आया था, हमने अलग से निकाला था, मैंने कहा था इसको याद रखना है। तो आयोटा अपॉन सी गामा यू वेक्टर डॉट एफ वेक्टर, यू वेक्टर डॉट एफ वेक्टर, स्मॉल एफ चल रहा था इस तरह से, स्मॉल यू डॉट स्मॉल एफ वेक्टर, इसको याद रखना है आपको, यू वेक्टर डॉट एफ वेक्टर। इसका यूज करते हुए हमें फोर्थ इक्वेशन और निकालनी है। तो F4 को हम कितना लिख सकते हैं वहां पर, dp4/d2, यही तो लिखेंगे। F4 कंपोनेंट कितने के बराबर होगा, चतुर्भुज बल का फोर्थ कंपोनेंट संवेग में परिवर्तन की दर, इसी तरीके से लिखा जाएगा dp4/d2। इसमें f की वैल्यू डालते हुए हमें इसका फोर्थ इक्वेशन है वो भी निकालनी है dp4/d2। तो वो काम करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इसमें नहीं हो पाएगा ये कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।